नाज़रीन, ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल हुई है और नेतन्याहू ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है इजराइल की सपोर्ट करने पर, और इजराइल की जानब से गजा सिटी पर अग्रेशन का आगाज कर दिया गया है और सिस्टमैटिक तरीके से आगाज किया गया है। जो गजा सिटी की सराउंडिंग्स हैं वहां पर जो है वो बॉम्बिंग की जा रही है, वहां पर शहादतें हो रही हैं और एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे गजा सिटी पर अग्रेशन का आगाज कर दिया गया है। वो सारा प्लान कि जिसमें 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस गजा सिटी में मौजूद हैं, उनको डिस्प्लेस करना है, डीपॉपुलेट करना है, उस अग्रेशन का आगाज और उस भयानक तरीन मंसूबे का आगाज बाकायदा कर दिया गया है। और अभी इजराइल इसको मान नहीं रहा कि हम उस प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका आगाज एक सिस्टमैटिक तरीके से हो गया है। उधर से यूरोपियंस और जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उनके भी राब्ते हो रहे हैं। इजराइल के अंदर सूरत हाल ये है कि उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जिसमें अब बार एसोसिएशन भी है, उसने भी एक मुकम्मल स्ट्राइक करने का ऐलान कर दिया है कि इजराइल की जो इकोनॉमी है उसको पैरालाइज करके रख दिया जाएगा, जिससे गवर्नमेंट जब वो मजबूर होगी सीज फायर करने पर। तो ये पहला ऐसा आप कह लें कि मुजाहरा है कि इस सतह की तहरीक वो कह रहे हैं पूरी तरह से इजराइल की इकोनॉमी को पैरालाइज करके रख दिया जाएगा। तो इजराइल के अंदर ये सूरत हाल है। हिजबुल्लाह का पेचा पड़ा हुआ है लेबनान स्टेट के साथ, और उधर ईरान का भी ज़ाहिर है कि पेचा पड़ा हुआ है। अली लहरीजानी जो है वो अपने रीजनल टूर को शुरू कर चुके हैं और हिजबुल्लाह ने कहा है किसी सूरत लेबनान स्टेट कामयाब नहीं होगी हिजबुल्लाह को डिसार्म करने में। तो खूब वहां पर तसादुम की तरफ सूरत हाल जो है वो जा रही है और उसकी जिम्मेदार सिर्फ लेबनीज गवर्नमेंट है, क्योंकि उसका एक फुलिश और एक मतलब सेंसलेस उसका ये बिहेवियर कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी ही एक जमात को जिसने 3 दहाइयों तक लेबनान की हिफाजत की है, लेबनान के लोगों की जमात है, लेबनान का प्राउड है और इजराइल से के एक्सपेंशन इस प्रोजेक्ट से उसने बचा कर रखा है, उसको इस तरह से डिग्रेड करके ह्यूमिलिएट करके उसको डिसार्म करने की बात करना और उसको अल्टीमेटम देना अपने ही लोगों को, तो ये एक सेंसलेस और एक बहुत ही अजब सा फैसला है और अमेरिका के हाथों में कठपुतली बनकर यह फैसला है। और हिजबुल्लाह के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सामने आए, उन्होंने कहा कि किस सूरत है वो लेबनान स्टेट इसमें कामयाब नहीं होगी। तो यानी हिजबुल्लाह और लेबनान स्टेट अब आमने सामने आ चुके हैं। अच्छा, अब आगाज करते हैं कि मैक्रोन की जो स्टेटमेंट है वो जारी हुई है और सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मैक्रोन ने कह दिया है कि गजा में इंटरनेशनल फोर्सेज जानी चाहिए। मैक्रोन ने कहा है कि एक इंटरनेशनल कोalition बने यूनाइटेड नेशन के ज़रिए तमाम और वो गजा में जाए और सिक्योरिटी संभाले। मैक्रोन प्रपोजेस फार्मिंग एन इंटरनेशनल कोalition विद यूनाइटेड नेशन, जिसका मैंडेट ये होगा कि वो टेररिज्म से फाइट करेगा एंड अचीव स्टेबिलिटी इन गाजा। यानी मैक्रोन ये कह रहा है कि इजराइल जो कहता है ना वहां से दहशतगर्दी होती है, फलाना होता है, तो इंटरनेशनल फोर्सेज वहां पर होंगी और जो कोई दहशतगर्दी होगी उसका सामना कर लिया जाएगा। तो जाहिर है कि मतलब दहशतगर्दी क्या है, लेकिन इंटरनेशनल कोalition जो है वो बनाने की बात मैक्रोन कर रहे हैं। हम देखें, हमास ऑलरेडी कह रही है कि हम अपने हथियार डाल देंगे अगर गजा को एक सिक्योरिटी दे दी जाती है और फलस्तीनी रियासत की तरफ बढ़ लिया जाता है। तो हमास ऑलरेडी कह रही है कि वो अपने हथियार, हमास है क्या, हमास क्या है, फलस्तीनी फाइटर्स हैं, आम फलस्तीनी जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं वो हमास है, तो हथियार डाल देंगे, उसमें क्या है। तो वो तो लड़ ही अपने राइट्स के लिए रहे हैं। तो इसलिए अब ये बड़ी बात है, मैक्रोन कह रहा है कि इंटरनेशनल फोर्सेस, लेकिन अब ये इतना आतिश फिशां फटने वाला टाइम आ गया है कि इसमें एक एक घंटा बहुत खौफनाक होने जा रहा है और दुनिया की गवर्नमेंट्स और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट शदीद तरीन दबाव में आने वाली हैं और अब ये प्रेशर होगा कि कुछ करो, तुम्हारी बातें अब इनफ नहीं है। वो आप देखें कि एक बड़ी तहरीक चलाई गई कि फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज किया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्नाइज किया है, वो उसको कुछ माना नहीं जा रहा कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज कर रही है। लोग कह रहे हैं ये अब ये ड्रामेबाज छोड़ दें, कोई अमली इकदाम उठाएं। तो इसलिए इन गवर्नमेंट्स के ऊपर शदीद तरीन दबाव आने वाला है। मैक्रोन ने कहा है कि इजराइल का जो गजा में प्लान है दैट इज अ कंफर्म डिजास्टर एंड इन्वॉल्व्स अनप्रेसिडेंटेड डेंजर। कंफर्म डिजास्टर है ये इजराइल का प्लान, यानी कि फ्रांस की जानब से ये पोजीशन जब वो क्लियर की गई है। और दूसरी तरफ यहां राब्ते हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के और यूरोप के। यहां पर जनाब कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ जब राब्ता हुआ है और फलस्तीनी इश्यूज जब उसमें डिस्कस हुए, गजा डिस्कस हुआ है। इसी दरमियान जो जॉर्डन के किंग हैं उनका एमबीएस के साथ, सऊदी अरेबिया के वली अहद के साथ राब्ता हुआ है और गजा और वेस्ट बैंक जब डिस्कस किया गया है। अच्छा, इसी दरमियान जर्मनी से क्या स्टेटमेंट आ रही है? जर्मनी कह रहा है कि पुनिशमेंट होनी चाहिए, वी डिमांड पुनिशमेंट फॉर दोज जिन्होंने जर्नलिस्ट को मारा है गजा में। अच्छा, ये अजब बात है भाई, जर्नलिस्ट को गजा में किसने मारा है? तो जर्मनी चलो ये तो कह रहा है कि पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन इजराइल का नाम नहीं ले रहा। अलबत्ता ये कह रहा है कि पुनिशमेंट होनी चाहिए और बरतानिया ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो जर्नलिस्ट है वो मारे गए हैं। तो बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है और पनिशमेंट किसने देनी है। तो ये स्टेटमेंट्स एक जो रिवायती सपोर्ट है उससे तो बहुत बड़ा शिफ्ट हमें नजर आ रहा है, लेकिन लोग इस पर भी वो मुतमईन नहीं है। वो कह रहे हैं आपकी बातें कुछ नहीं है, आप कुछ करके दिखाएं, बातें आपकी मानने के लिए हम तैयार नहीं है। तो एक तरफ ये स्टेटमेंट्स एक रिवायती पॉलिसी से बहुत बड़ा शिफ्ट है, लेकिन इस शिफ्ट पर भी अवाम मुतमईन नहीं है क्योंकि ये शिफ्ट ऑन ग्राउंड कोई बड़ा इंपैक्ट लाने में फेल है।
इसी दरमियान लंदन में अजब वाकया हुआ है नाज़रीन, लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहां पर बड़ी तादाद में गिरफ्तारी हुई है, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करते हुए। लेकिन उसके अंदर से एक नई बात सामने आई, उसमें जो हाफ ऑफ द अरेस्टेड पीपल हैं वो बूढ़े शख्स हैं। यानी अब से पहले तो हम ये बात कर रहे थे ना कि भाई जो यंगर जनरेशन है उनमें फलस्तीन की सपोर्ट ज्यादा है, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं उन्होंने इजराइल की परसेप्शन किसी और तरह से वो बड़े हुए हैं, यानी वो उस माहौल में बड़े हुए हैं कि वो इजराइल के नैरेटिव को ही सही मानते हैं। वो मानते हैं कि फलस्तीनी दहशतगर्द हैं, वो मानते हैं कि इजराइलीज आर गुड पीपल, इजराइलीज आर विक्टिम, इजराइलीज आर चूजन पीपल। वो उस परसेप्शन में बड़े हुए हैं, तो इसलिए यंगर जनरेशन में सपोर्ट ज्यादा है। लेकिन यहां पर एक नई बात सामने आ गई है, एल्डरली मेकअप हाफ ऑफ द अरेस्ट एट लंदन पैलेस्टाइन एक्शन प्रोटेस्ट। पुलिस डाटा के मुताबिक 532 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से हाफ जो हैं वो 60 साल की उनकी उम्र है या इवन 60 साल से भी ज्यादा है। स्पार्किंग डिबेट ओवर सिविल लिबर्टीज एंड एंटी टेरर लॉज। यानी सिर्फ यंगर जनरेशन नहीं, यानी 60 साल के लोग और 60 साल से भी ज्यादा उम्र के लोग वो फलस्तीन के लिए निकले हुए हैं। 532 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें हाफ जो है वो बूढ़े हैं। तो ये भी एक बड़ी बात और दिलचस्प बात सामने वहां पर आई है। बर्नी सैंडर ये कह रहा है कि नेतन्याहू एंड हिज गवर्नमेंट, इसने इजराइल को अ नियर पराया स्टेट बना दिया, वो स्टेट के जिससे दुनिया जिसको धुतकार रही है, जिसको थू थू कर रही है और आउटकास्ट कर चुकी है, नेतन्याहू ने कामयाबी के साथ इजराइल को एक पराया स्टेट बना लिया है। हमास का डेलीगेशन जो है वो मिस्र पहुंच रहा है टू कंटिन्यू इनडायरेक्ट टॉक्स विद इजराइल। अब वो परसों से खबर चल रही है जो कतर के प्राइम मिनिस्टर का स्पेन में स्टीवन कॉफ के साथ मुलाकात हुई है, उसके बाद एक स्टेटमेंट आई कि कंप्रीहेंसिव डील की तैयारियां हो रही हैं। तो ठीक है, देखें हमास का एक हमास की यानी लीडरशिप है वो कतर में है, ज़ाहिर है उन्होंने नेगोशिएशन जाकर करने हैं, उनको बुलाया जाएगा तो वहां पर जाएंगे। लेकिन ये कोई सीज फायर नहीं है, क्योंकि सीज फायर जब होना होगा वो बस हो जाएगा, ठीक है ना। सीज फायर जब हो जाएगा, इस तरह बार बार मुज़ाकरात क्या करने हैं, चीजें तो ऑलरेडी तय हैं, तो मुज़ाकरात तो बस ठीक है। अच्छा, इजराइल के अंदर सूरत हाल क्या है? इजराइल के अंदर सूरत हाल यह है कि उन्होंने प्रोटेस्ट अनाउंस किया हुआ है, और प्रोटेस्ट नहीं बल्कि बाकायदा जनरल स्ट्राइक अनाउंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से इजराइल को पैरालाइज करके रख देंगे, जिसमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, मुख्तलिफ तबकात, मुख्तलिफ यूनियंस वो उसमें शरीक हो रही हैं। जिसमें बार एसोसिएशन जो है, इजराइल की बार एसोसिएशन, उसने अनाउंस कर दिया है टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, बाकायदा उस तहरीक का हिस्सा बन गए हैं टू पैरालाइज द इकोनॉमी। और इसके अलावा इजरायली अपोजिशन लीडर ये कह रहा है कि नेतन्याहू सैक्रिफाइस कर रहा है कैप्टिव्स को एंड सोल्जर्स को टू मेंटेन द रूलिंग कोalition एंड अपीज हिज पार्टनर्स। तो फौजियों को ये कुर्बान करते चला जा रहा है। तो दो हेडलाइंस में हैरेट्स की आपके सामने रखूंगा इजराइल के मंसूबों के जवाब में। यानी दुनिया तो फेल हो चुकी है इजराइल को रोकने में, तो क्या इजराइल के नए जो मंसूबे हैं क्या उसमें इजराइल कामयाब होगा? हैरेट्स की दो हेडलाइन। नेतन्याहू स्ट्रगल्स टू सेल हिज प्लान टू कॉन्कर गाजा एज एलाइज ओपनली कॉल फॉर सैक्रिफाइसिंग हॉस्टेजेस। यानी नेतन्याहू जो है वो इसको सेल करने की कोशिश कर रहा है कि देखो देखो मैं गजा फतह करने जा रहा हूं, लेकिन एलाइज ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि इसका नतीजा सिर्फ ये होगा कि इजरायली कैप्टिव जब वो मारे जाएंगे। यानी नेतन्याहू जो सारी जारियत कर रहा है उसकी जस्टिफिकेशन वो ये देता है कि मैं कैप्टिव छुड़वाने जा रहा हूं। तो वेस्ट कहता है कि हाँ हाँ अब तो कैप्टिव छुड़वाने जा रहे हैं। आज वेस्ट ने यूनिफाइड पोजीशन ये डिक्लेयर की है कि नहीं, नेतन्याहू के इकदाम कैप्टिव छुड़वाने के लिए नहीं है। नेतन्याहू's गाजा ऑक्यूपेशन मूव एम्स टू बाय टाइम बट प्रेशर माउंट्स इन इजराइल एंड अब्रॉड। तो ये एक और तरीका है टाइम बाय करने का, लेकिन प्रेशर इनसाइड एंड अब्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब देखना जो फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये जो सारी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, वो बड़ी गैर रिवायती लैंग्वेज है। इससे पहले ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हुई। वो कि वहां पर अभी गुंजाइश है एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने की, और अवाम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी गैर रिवायती लैंग्वेज है और एक बड़े शिफ्ट का सबूत है। फिर इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर मुख्तलिफ जो वॉल्स हैं खासकर यरूशलेम में, उस पर स्प्रे कर रहे हैं इजरायली सेटलर्स। और लिख क्या रहे हैं, ये जो वॉल्स के ऊपर स्प्रे नहीं होता, क्या लिख रहे हैं? देयर इज अ हॉलोकॉस्ट इन गाजा, स्प्रे पेंटेड ऑन द वेस्टर्न वॉल इन यरूशलेम, मैन अरेस्टेड। वो इजरायली सेटलर्स ही जो है ना वहां पर जाकर स्प्रे कर रहे हैं दीवारों के ऊपर के गजा में हॉलोकॉस्ट हो रही है। यानी जो नैरेटिव की वॉर है उसमें मुकम्मल इजराइल शिकस्त खा चुका है। इजराइल की सोसाइटी अब वो वहां पर ये सूरत हाल है। नेतन्याहू ने ट्रंप को कॉल की, आपस में बात हुई और ट्रंप और नेतन्याहू ने कहा शुक्रिया प्रेसिडेंट, आपने जो सपोर्ट किया है हमारी, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ भी यानी मीडिया और बहुत सारे लोग और मिडिल ईस्ट में भी आगे पीछे ये सारा बताते हैं जी ट्रंप को तो अच्छा नहीं लगा, ट्रंप को तस्वीरें दिखाई गई हैं, ट्रंप गुस्से से जो है वो बड़ा उसको तकलीफ हुई कि ये वहां पर क्या हो रहा है, अच्छा बच्चे वहां भूख से मारे जा रहे हैं। सब ड्रामेबाजी है, जाहिर है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ट्रंप, बाइडन, वेस्ट, अगर इनकी कंप्रीहेंसिव सपोर्ट नेतन्याहू के लिए ना होती
मुकम्मल गारंटीज ना दी जाती तो ये नेतन्याहू यहां तक नहीं जा सकता था। लेकिन मैं अब आपको एक और आज बात बताऊं, जहां तक ये मामला चला गया ना, आज ट्रंप अगर नेतन्याहू को कह भी देना कि ये जंग रोको, नेतन्याहू जंग नहीं रोकेगा। आज जहां तक मामला चला गया, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है और नेतन्याहू ये समझता है इट इज हिज लास्ट बेस्ट चांस, ये उसका लास्ट बेस्ट चांस है, जो भी करना है यहां पर कर गुजरो। तो अब ट्रंप को भी पूरा जोर लगाना पड़ेगा, यानी ट्रंप को असले सप्लाई बंद करना पड़ेगी, यहां पर कोई रिजीम चेंज करवाना पड़ेगी। अब ट्रंप की भी कोई लेवरेज नेतन्याहू के ऊपर, यानी लेवरेज तो है, वो जंग रुकवा तो सकता है, अगर वो फैसला कर ले तो जंग तो रुक जाएगी, लेकिन नेतन्याहू को अब उस तरह नहीं रोका जा सकता, इसको उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। तो ये मामला अब उस सतह तक अमेरिका जो वो ले आया है। और नेतन्याहू जो है वो, जब अभी तो देखना ट्रंप सपोर्ट कर रहा है, जब ट्रंप अपोज करेगा तो फिर नेतन्याहू और टैक्टिक इस्तेमाल करेगा ट्रंप को कन्फ्रंट करने के लिए। अभी जैसे वो यूरोप को कन्फ्रंट करने के लिए बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें कर रहा है, तो फिर ट्रंप के खिलाफ करेगा। तो अमेरिका के पास ये लेवरेज है कि अमेरिका अगर पीछे हट जाए तो इजराइल तो वैसे ही यहां पर इसका शराजा बिखर जाएगा ना, तो ये जंग जारी नहीं रख सकते। लेकिन नेतन्याहू इतनी आसानी से रुकेगा नहीं। देखें, एक खबीस और मकरूह शख्स जो हजारों लोगों को मार चुका है, आप क्या समझते हैं वो रुक जाएगा, चुप करके बैठ जाएगा पीछे? तो ये लोगों की खामख्याली। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो जो गजा सिटी की सराउंडिंग है, यानी गजा सिटी ही का जो हिस्सा है लेकिन सराउंडिंग में जैसे अल जैतून है, न्यू इजरायली मैसेकर इन खान यूनिस अल जैतून नेबरहुड इन गाजा, डजन्स ऑफ शहादतें हुई हैं, सीरीज ऑफ इजरायली अटैक्स देखी जा रही हैं होम्स पर, स्कूल्स पर, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, और वेव ऑफ मैसेकर जो है वो देखे जा रही हैं, यानी बड़ी तादाद में लोगों की शहादतें वहां पर हो रही हैं। ये इजराइल की बॉम्बिंग बड़ी खौफनाक शुरू हो चुकी है। तो गजा के अग्रेशन का बाकायदा आगाज हो चुका है, लेकिन दुनिया फिलहाल सिर्फ कंडेम कर रही है। और ये इजराइल का पैटर्न है कि वो इस तरह से बॉम्बिंग करके दुनिया का जो रिएक्शन है उसको कैलकुलेट करता है, और वो देखेगा कि जिस दिन सैंक्शंस लगेंगी, जिस दिन ये मिडिल ईस्ट के ममालिक जो इजराइल के लिए तिजारत कर रहे हैं, इजराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, आजरबाईजान जो ऑयल दे रहा है, जिस दिन ये कट करेंगे, देखिए यमन ने रास्ता रोका हुआ ना इजराइल का, तो ये अरब ममालिक का हमला ना करें, रास्ता रोक लें इजराइल का, ये भी मुहासरा कर लें अगर गजा का मुहासरा हो रहा है। किसी सूरत ये अरबों को ये सूट नहीं करता, इनको जेब नहीं देता था, ये इनकी वैल्यूज नहीं थी, इनके आबाओ अजदाद ने इनको नहीं सिखाया था और बताया था, ना ही इनके ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि आपने ये करना है। इनके ऊपर तो बड़ी भारी जिम्मेदारी डाली गई थी, मजलूमों के साथ खड़े होने की, मजलूमों के ऊपर खामोश बैठने की जिम्मेदारी नहीं थी। ये कोई इनके पास जस्टिफिकेशन है ही नहीं, और ना ही इनके आबाओ अजदाद ऐसे थे। तो ये पता नहीं इनमें ये सोच है वो कहां से डाली गई है, कैसे परवान चढ़ी है। अगेन ये यानी उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करनी है नहीं करनी, जैसे भी वो अपनी पॉलिसीज को लेकर चलना चाहते हैं। बट एट द टाइम ऑफ जेनोसाइड उसमें भी आप उसी रिवायती पॉलिसी को परसू करेंगे, मतलब ये किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है फ्रॉम मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फॉर नेशनल सिक्योरिटी, फॉर मिडिल सिक्योरिटी, फॉर स्टेबिलिटी की सूरत ये सस्टेनेबल नहीं है। अब हिजबुल्लाह और लेबनान स्टेट आमने सामने है, और हिजबुल्लाह के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पॉलिटिकल काउंसिल के, उन्होंने कहा है लेबनीज गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू डिसआर्म द पार्टी एंड दिस इज इम्पॉसिबल। नामुमकिन है लेबनीज गवर्नमेंट के लिए कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर सके। द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू सीज द रेजिस्टेंस वेपन्स एंड दिस इज एन इम्पॉसिबल मैटर विदाउट ब्लडशेड अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनिमी। देखें, यानी एक बड़ी ताकत है, एक पूरी फौज है हिजबुल्लाह जिसके पास हथियार हैं, उसका पेचा पड़ गया लेबनान की गवर्नमेंट के साथ। तो जब भी ये होता है तो वहां पर खाना जंगी ही होती है, खुदा ना खास्ता कि एक आर्म्ड ग्रुप है ना, उसके खिलाफ आप जा रहे हैं तो आप एक खाना जंगी को दावत दे रहे हैं, और यही तो इजराइल चाहता है। तो आज यानी कि वो लेबनान स्टेट और हिजबुल्लाह बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। उधर जनाब अली लरेजानी जो है वो, उनकी इराक में बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं इराक के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वहां पर एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है वो तय पा रहा है। ईरान ने वाज़ेह किया है कि हम बिल्कुल ये डिसोल्यूशन ऑफ पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का कबूल नहीं करेंगे, और खबर यह है कि वहां पर कोई कामयाबी ईरान को मिल सकती है। अली लरेजानी अनाउंस इराक सिक्योरिटी पैक्ट रीअफर्म सपोर्ट फॉर हिजबुल्लाह। वो बगदाद में है, बगदाद से उन्होंने बैरूत जाना है, बगदाद में वो सिक्योरिटी पैक्ट कर रहे हैं, और वहां पर खड़े होकर वो अनाउंस कर रहे हैं बैरूत लैंड होने से पहले कि हम हिजबुल्लाह के साथ हैं। और यहां पर जो बगदाद में उनको कामयाबी मिल रही है उसको वो लेबनान को मैसेज दे रहे हैं कि ये ऐसे मामला चलेंगे। मेजर सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है वो साइन होने जा रहा है, और फिर वो डिलीवर करेंगे मैसेज टू लेबनान रीअफर्मिंग ईरान स्टेडफास्ट सपोर्ट फॉर द रेजिस्टेंस मूवमेंट इन द फेस ऑफ माउंटिंग डिसआर्मामेंट प्रेशर। और फिर वो बैरूत में जाकर लेबनान को ये मैसेज डिलीवर करेंगे कि ईरान हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। और यहां पर उन्होंने कहा कि वेरी इंपॉर्टेंट मुआहिदा हुआ है, होने जा रहा है इन इराक। वो सीरीज ऑफ मीटिंग्स करेंगे फ्रेंड्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल करंट्स, ठीक है ना, वो यहां पर मुलाकातें करेंगे। तो कामयाबी एक मिल सकती है ईरान को कि वो इराक में तो मामला वो हल
ہونے کی طرف جا سکتا ہے. کافی زیادہ انفلوئنس ایران کا عراق کے اوپر ہے. آپ کو یاد ہے نا ایران کے صدر نے پہلا دورہ بھی عراق ہی کا کیا تھا, کیونکہ جب بھی ایران پر حملہ ہونا ہے اور زمینی جنگ ہونی ہے, جو کہ ایران کی جنگ دوبارہ ہونی ہی ہونی ہے, ہر صورت میں ہوگی, تو زمینی فوج عراق ہی سے داخل ہوگی. تو وہ عراق میں جو ایران کی سپورٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ٹرائلیٹرل میٹنگ ہو رہی ہے, جارڈن سیریا میٹنگ انڈر وے ٹو سپورٹ سیریا ریکنسٹرکشن. جارڈن, سیریا اور امریکہ. تو اب امریکہ سیریا میں ریکنسٹرکشن جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو سیریا کی ڈسٹرکشن کس نے کی, ٹھیک ہے نا, یہ ایک پوری وار اکانومی ہے. پہلے جنگیں چھیڑو, اس میں اسلحہ بکے گا, ڈسٹرکشن ہوگی, اور پھر جو ریکنسٹرکشن ہوگی وہ ٹھیکے کون سے کمپنیز کو ملیں گے. تو یہ ایک پوری وار اکانومی ہے. تو عربوں میں تو بالکل یہ فیل ہو گئے ہیں, اور بغیر کسی یعنی کہ لگی لپٹی کے یہ بالکل فیل ہو گئے ہیں, اور یہ اپنے ریجن میں اپنی قوم کے اوپر ایک ظلم کو نہیں رکوا سکے. یعنی آپ کہتے ہیں آپ چودھری ہیں, یا آپ دیکھیں آپ کی کیا ڈگنیٹی ہے, یا آپ کی کیا طاقت ہے. آپ اتنے ممالک, آپ کے اتنی آپ کی آبادی, ایک چھوٹا سا اسرائیل, اگر آپ نارملائز بھی کرتے ہیں تو پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے جینوسائیڈ اس کو الاؤ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا یا آپ اس کو رکوانے میں ناکام ہوئے. اگر آپ رکوانے میں ناکام ہوئے تو آپ اپنے ریجن میں فیل ہوئے ہیں, تو باقی ریجنز آپ کی بات سنیں گے. جیسے یورپ ہے, اس کے اگر نیتنیاہو نہیں سنتا تو اس کی پیوٹن سنے گا. آپ سوچیں نا کہ جس کو تم نے پالا ہوا ہے وہ نہیں سنتا تمہاری, تو پیوٹن سنے گا تمہاری, پریزیڈنٹ شی سنیں گے تمہاری. تو یہ جو ہیں یہ اپنے ریجن میں ایک چیز نہیں منوا سکے تو یہ دنیا ان کے پیچھے چلے گی. تو یہ تو آپ ایک پاور لیس ثابت ہوئے نا, آپ ایک ایسے ثابت ہوئے کہ آپ کی کوئی اب بالکل فارغ ہیں, آپ کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے, آپ کی کوئی سے ہی نہیں ہے. یعنی آپ اپنے ریجن کے فیصلے اپنی مرضی سے نہیں کروا سکتے, تو آپ دنیا میں کیا جا کر فیصلے کروائیں گے. اتنے ان کو دولت میسر آئی. اور پھر ہم ہسٹری میں جب دیکھتے ہیں, یہ کئی سینچریز کا دور ہے جب ان کے پاس حکومت نہیں تھی. حکومت تو ترکوں کے پاس تھی جو ان کے علاقوں میں تھے. تو یہ تو ان کو بڑے سینچریز کے بعد یہ ریاستیں اور دولت میسر آئی. ابھی پچھلی صدی میں ان کا لائف سٹائل کیا تھا, اور آج آپ دیکھیں, اور فخر کی بات ہے. لیکن اس ویلتھ کو جب استعمال کدھر کیا, بس اونچی اونچی بلڈنگز بنا لی, ٹھیک ہے. یعنی آپ نے کوئی اوورآل اپنا کوئی مقصد بھی پورا کیا یا نہیں کیا, آپ نے اوورآل کوئی کنٹریبیوشن بھی کیا یا نہیں کی, آپ نے کوئی یونیورسٹیز بنائی ہیں, کوئی آپ نے اپنے ریجن میں ایسے مظلوموں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں آپ نے. تو یہ ایک بڑی عجیب سا معاملہ ہے. یہ پالیسی فی الحال جب سمجھ سے بالا تر ہے. تو یہ جو مصر نے کام کیا ہے وہ عجب اس نے کام کیا اور سمجھ سے بالا تر ہے. یہ اس وقت کی خوفناک صورتحال ہے. اسرائیل اپنا اگریشن شروع کر چکا ہے. یورپینز شدید ترین دباؤ میں ہیں, اور مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس مسلسل دباؤ میں ہیں. تو جو اسرائیل کا اگریشن آگے بڑھے گا, دنیا میں تبدیلی بہت زیادہ آ رہی ہے, مزید آئے گی. تو یہ ایک بڑی جنگ ہے اور نجات کی جنگ ہے. دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جائیں گے. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے راز لگا کر اجازت دی. اللہ حافظ.